सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा 15 सितंबर और टॉपिक है हमारा आज का यूनिवर्सल एजुकेशन। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कैंपस इंडिया के अंदर खोल रही है। फर्स्ट कैंपस हमारा गुड़गांव में खुल चुका है। तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, थोड़ा सा हम समझेंगे। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने जब देखा था तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बॉम्ब बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। तो वही क्वालिटी एजुकेशन अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज के रूप में हमारे डेमोग्राफी को मिलने लगेगी। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, काफी सारे एंगल्स है, ब्रेन ड्रेन का भी एंगल यहाँ पे जो है समझेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने कोई बम और गोला बारूद की बात नहीं करी है। यहाँ पे बोला है कि ये जो एजुकेशन है ये मोस्ट पावरफुल वेपन है। कैसे वेपन है? क्योंकि एजुकेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, हमारे अंदर नए आइडियाज लेके आती है, और वही नए आइडियाज जो है वर्ल्ड को चेंज करने के काम आते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, रेनेसा के टाइम पे क्या चेंज हुआ था? कुछ नहीं, सिर्फ थिंकिंग चेंज हुई थी। तो ये एजुकेशन वही थिंकिंग को चेंज करती है, नए आइडियाज लाती है और ट्रांसफॉर्मेशन लाती है हमारी सोसाइटी के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन लाती है हमारे पीपल्स के अंदर। तो वेरी ब्यूटीफुल कोट, समझ आ गया होगा आई होप कि एजुकेशन ही वो चीज है। अगर हमें जो जैसा वर्ल्ड चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड चाहिए, सिविलाइज्ड वर्ल्ड चाहिए, तो ये सिर्फ एजुकेशन है जो हमें वो प्रोवाइड करा सकती है। सिविक सेंस से ये एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है। तो मोस्ट पावरफुल वेपन यहाँ पे एजुकेशन को नेल्सन मंडेला जी ने बोला है। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन के ऊपर हमारा डिस्कशन है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसने जो विदेशी या कह लीजिए फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको परमिशन दे दी है कि भाई वो जो अपने कैंपस है इंडिया के अंदर खोल सकती है। ऑलरेडी यूके की एक यूनिवर्सिटीज है, उसने अपना कैंपस गुड़गांव हरियाणा के अंदर खोल भी लिया है, उसका एकेडमिक ईयर स्टार्ट भी हो चुका है। और जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में वो भी बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली एनसीआर के अंदर अपने कैंपस सून खोलने वाली है। लीगल बेसिस क्या है इसका? लीगल बेसिस है हमारा यूजीसी का रेगुलेशन 2023, जिसके अंदर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को फुल फ्रीडम प्रोवाइड कराती है, फुल क्लैरिटी प्रोवाइड कराती है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर रूल्स रहे। सो ये लीगल बेसिस है हमारे यूजीसी का। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उसी का ये एक पार्ट है। क्योंकि इसी के अंदर जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात कही है, ताकि ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस आ सके, हम ग्लोबल या कह लीजिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच कर सकें, और हमारी जो एजुकेशन हो वो इंडियन इंडियन कल्चर और सोसाइटी मतलब लोकली रूटेड हो। और यही चीज कैसे हो सकती है? जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारी इंडिया में आ जाएगी। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे चल रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। अब क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है? देखो अब ऐसा हो रहा है, आपको भी पता है डेमोग्राफिकली हम जो है टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और उनके अंदर जो एम्बिशन है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। इसके साथ साथ एक चीज जो है और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है, वो क्या? हमारी इकोनॉमी स्ट्रोंगर और फास्टर होती जा रही है। जैसे आपको पता भी हमारी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, हमने जापान को बीट कर दिया है, कल ही शायद हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे यहाँ पे हो रही है। तो दोनों चीजें जो है सोने पे सुहागा बनती है। और हमारी जो डिमांड है हाई क्वालिटी वाली और हमारी जो नीड है उन दोनों को सेटिस्फाई करती है। प्लस आपको पता है इकोनॉमी का साइज जो चेंज होता जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी नई फील्ड्स जनरेट हो रही है। तो उन सभी के लिए जैसे एआई हो गया, डिजाइन हो गया, डेटा साइंस हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सभी के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबली हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंडिया के अंदर है वो पढ़ेंगे। अब हमने जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को ऑलरेडी रिफॉर्म कर दिया है। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं, जो हमने देखा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने जो है अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चालू कर दिया था। तो हमारे यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आ गए हैं। प्लस हमने अपने स्टूडेंट्स को हाइब्रिड लर्निंग मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके हाइब्रिड लर्निंग देना चालू कर दिया है। रिसर्च फंडिंग जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो गई है।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो रिफॉर्म था, एक्रेडिएशन नहीं दिया जाता था, तो इस पे भी जो है रिफॉर्म और ज्यादा हो गया है। तो यही सारी चीज यहाँ पे बता रखी है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर दिन बाय दिन रिफॉर्म हो रहा है। और एक रिफॉर्म यहाँ पे जो बिगेस्ट रिफॉर्म है वो क्या, कि जो आउटर यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है, वो इंडिया के अंदर अब कैंपस खोलना चाहती है। ठीक है। अगर बाहर की बात करें तो जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है, हमारे स्टूडेंट सारे जो वेस्ट की तरफ भागते हैं, वो भी अब वहां पे चैलेंजेस फेस कर रही है। कैसे चैलेंजेस फेस कर रही है, देखो, अब इकोनॉमिक स्लो डाउन तो आता ही रहता है, लेकिन उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा जो है, ज्यादा है, हाई रनिंग कॉस्ट है। तो उसकी वजह से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज को फंडिंग नहीं मिल पाती प्रॉपर। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो एजिंग पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रही है, क्योंकि फर्टिलिटी क्राइसिस चल रहे हैं। हमने देखा था ये भी यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अंदर। प्लस ग्लोबली एक्सपांड करने की जो नीड है वो, तो ये सारी चीजें जो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर अब चैलेंजेस के रूप में सामने आ रही है। तो इसी में एक नई अपॉर्चुनिटी जो निकल के आती है वो इंडिया, कि इंडिया अब अट्रैक्टिव जो है डेस्टिनेशन होता जा रहा है वर्ल्ड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का, ताकि उनके एक्सपेंडिचर खत्म हो जाए, कम हो जाए, और ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस भी बढ़ जाए। तो यही चीज हो रही है। हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट इकोनॉमी भी बनती जा रही है। तो सारी चीज इंडिया के फेवर में है, ये यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट होंगे डेफिनेटली, और हमारी फैमिलीज भी बेनिफिट होगी। कैसे? देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल बता ही रखा है ये तो। देखो, एक तो हमारे स्टूडेंट को अगर गुड़गांव में भी अगर इंटरनेशनल ये ऐसा यूनिवर्सिटीज होगी, यूके की यूनिवर्सिटीज होगी, तो डेफिनेटली जो दिल्ली में रह रहा है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा वहां पे जाके पढ़ना। ठीक है। विदेश में जाने का जो खर्चा होता है, अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझें, कि विदेशों में जाके पढ़ने का खर्चा जो होता है वो अनबियरेबल होता है काफी मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर। लेकिन उनके जो एस्पिरेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको जो है मजबूर कर देते हैं कि वो जाते हैं वहां पे, हाई एक्सपेंडिचर करते हैं। प्लस वो जो स्टूडेंट होता है जो जाता है अकेला रहता है, इमोशनल टोल होता है। तो ये सारी चीजों से निजात मिल जाएगा। यही सारी चीज यहाँ पे भी डिस्कस कर रखी है, कि इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन जो है अपने देश से यहीं पे मिल जाएगी लोकली। हाई फाइनेंशियल जो कॉस्ट होता है बाहर जाके पढ़ने का वो रिड्यूस हो जाएगा, रहने का वो रिड्यूस हो जाएगा। इमोशनल और लॉजिस्टिक चैलेंजेस जो फेस करता है स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स, वो वहां पे जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज होंगी, तो वो अपनी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्लोबल उसके दोस्त भी होंगे, तो वो सारा एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर ही फेस करेगा। प्लस ये जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज होगी, जो मेन चैलेंज है हमारे यहाँ पे वो क्या, कि हमारे यहाँ पे जो है मार्केट ओरिएंटेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। तो अब ये जो चैलेंज है ये भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री टाई अप्स होगा, एंटरप्रेन्योर्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये भी प्रमोट हो जाएगा इसके थ्रू। प्लस यहाँ पे यही बता रखा है कि जो पहले स्टूडेंट थे जो पहले सोच भी नहीं पाते थे, अब वो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ सकेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है, विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक स्टूडेंट्स के लिए भी और दूसरा मार्केट के लिए भी, और दोनों के लिए रहेगी तो फिर हमारी इकोनॉमी के लिए भी। ठीक है। क्योंकि हमें अपना चेंज करना है इकोनॉमी को। इकोनॉमी कैसे चेंज होगी? जब हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन होगी, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक तरह से रामबाण है, पेनेशिया है। ठीक है। हायर एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो हमारे यहाँ पे, देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। 1990, देखो हमें पता है ना लिबरलाइजेशन कब हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे। एलपीजी रिफॉर्म से पहले का भारत, 1990 से पहले का भारत, और 1990 के बाद के भारत में कुछ फर्क दिखाई देता है आपको? देखो 1990 से पहले का जो भारत था उस टाइम पे बजाज का स्कूटर होना मतलब मर्सिडीज होने के बराबर था। ठीक है। और जितने भी लोग इंडियन कंपनीज थी वो एकदम जो है थर्ड क्लास जो है प्रोडक्ट बनाते थे। 1990 से पहले की बात है। 1990 के बाद क्या हो गया है, जो जो हमारी ग्लोबल कंपनीज है वो भारत के अंदर आने लग गई। ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ गया वैसे वैसे हमारी जो भारत की कंपनियां थी पहले जो आलसी थी, वो भी एकदम जो है वर्ल्ड क्लास जो है प्रोडक्ट बनाने लग गई। ठीक है। जैगुआर बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये जो कंपटीशन है ये एक्चुअल में हमें इंप्रूव करने के लिए मदद कर देता है। ठीक है। ये जो कंपटीशन है
ये हमें इम्प्रूव करने के लिए मदद कर देता है। इसीलिए तो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं तो नई चीजों को सीखते हैं, कंपटीशन आता है, हम फोर्स लगाते हैं, अपने पोटेंशियल को जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज मार्केट में भी होती है। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पे आएगी तो हमारी जो देसी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी जो भारत की खुद की यूनिवर्सिटीज है, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट वहां जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज को तो पैसा चाहिए ना, स्टूडेंट आएगा तभी उन पे उनकी कमाई होगी। अब स्टूडेंट आएगा कैसे? स्टूडेंट तो वहां चला जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, तो एक हेल्थी कंपटीशन जो है वो डेवलप होगा। तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ये मेन बेनिफिट होगा हमारे यहाँ पे, जो एक्चुअली में हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज को जरूरत है, अपने कोर्स एडवांस करने की, टीचिंग मेथड एडवांस करने की, रिसर्च क्वालिटी प्रोवाइड कराने की। तो यही सारी चीज यहाँ पे बता रखी है। और हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए नए रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे। तो यही सारी चीज बता रखी है, नए नए फील्ड आ रखी है, ये सारी चीज। तो आई होप समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आएगी वैसे वैसे जो है कोलैबोरेशन बढ़ेगा, कोलैबोरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जो यूथ है वो हाई क्वालिटी जो है पीपल वो बन जाएंगे। तो यही चेंज, यही नेल्सन मंडेला जी इसी चेंज की बात करते हैं। अब इंडिया में ग्लोबल एजुकेशन का रोल क्या है, यही यहाँ पे बता रखा है। देखो, हमें पता है इंडिया के अंदर ह्यूज पॉपुलेशन है, इकोनॉमी में हमारे यहाँ पे जो है दम है, हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है। तो हमारी टेक्नोलॉजी राइज कर रही है, डिप्लोमेसी राइज कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सब चीजें राइज कर रही है। तो हमें जैसे यहाँ पे क्या करने की जरूरत है कि अपना खुद का डिस्टिंक्ट एक मॉडल डेवलप करने की जरूरत है, जो कि इंडिया की नीड को कैटर करे, ना कि हम डायरेक्टली जो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे आ रही है उन्हीं के मेथड को कॉपी कर लें। यही एक्चुअल में यहाँ पे बता रखा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर बेसिकली लॉन्ग ट्रेडिशन है लर्निंग का। इंडिया के अंदर पहले आते थे एंशियंट टाइम में भारत में लर्न करने के लिए, वहाँ ये जो वैंग सेंग हो गया, ये सारे लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लर्न करने के लिए आते थे। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो है ये सारी चीज हमारे ट्रेडिशन के अंदर है, जो इसे क्रेडिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। तो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज आएगी यहाँ पे तो ये चीजें और ज्यादा निखर के आएगी। अब जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज आएंगी तो वर्ल्ड के इंटरनेशनल स्टूडेंट भी तो आएंगे, यही चीज यहाँ पे बता रखी है। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल जो है वो बढ़ने वाला है। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अभी बेसिकली इन सब चीजों को जो है टैकल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, यही यहाँ पे बता रखा है बेसिकली। आई होप कि आज का जो एडिटोरियल है वो आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो है अपनी एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ाने की जरूरत है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, रिसोर्स, टैलेंट, ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें जो है हमें लाने की जरूरत है। अब ये सारी चीजें आएंगी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम अपने आप बन जाएगा। तो लार्जर गोल तो यही होना चाहिए कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाना है। आई होप कि ये जो एडिटोरियल है ये समझ आ गया होगा कि आपको सिर्फ एक डायमेंशन नहीं, आपको काफी सारे डायमेंशन को देखना पड़ेगा। लेट्स से ब्रेन ड्रेन का डायमेंशन अगर देखें तो हमने यहाँ पे एक चीज देख ली कि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जब आएगी तो होगा क्या कि हमारे जो स्टूडेंट बाहर भारत छोड़ के जाते थे अब वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन हमारा नहीं होगा। प्लस इसके साथ जो है हमारे यहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन होगी, तो हमारे यहाँ पे इनोवेशन आएगा, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, हमारे यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी। तो एक चीज ये होगी। अब तीसरी चीज ये होगी कि ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट जो इंडिया में आएंगे तो उसके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली देखा जाए तो सारी चीज हमारे फेवर में रहेगी। हमें क्या करना है, हमें जस्ट जो है ये जो फेज चल रहा है इसको जस्ट पुशअप करना है, इसको रोकना नहीं है, और अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाना है। तो यही इंडिया की एजुकेशन जर्नी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई हो तो ये जो हमारा टॉपिक है नालंदा टू ग्लोबल कैंपसेस, ये ट्राई करने की कोशिश करना, इसको लिखने की कोशिश करना। लिखने के लिए सिर्फ तीन ही चीज आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट, आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन आप सोचना कि किस तरह का इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं एजुकेशन वाले टॉपिक के अंदर। दूसरा जो है आप फिर मेन बॉडी आ गई, मेन बॉडी के अंदर की इश्यूज जो हो गए, उनके सॉल्यूशन जो हो गए वो लिखने की ट्राई करना। एंड तीसरा जो हो गया वो क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन, तो अब कंक्लूजन जैसा हमारे चैलेंजेस हो उसी के हिसाब से हमें कंक्लूजन लिखने का ट्राई करना है, ठीक है। एक बार लिखो, लिखने के बाद
आप उसको चेक कीजिए, आप हमारे ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। तो यही था, आई होप आगे चलें। आगे है हमारा पीआईबी। हम बेसिकली क्या करते हैं कि द हिंदू के अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो वो देख लेते हैं। अदरवाइज जो पीआईबी है उसको, पीआईबी को हम डे बाय डे लेते रहते हैं, क्योंकि पीआईबी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे सीएपीएफ के अंदर पूछे जाते हैं। आदि संस्कृति, आज का पीआईबी है हमारा आदि संस्कृति। देखो आदि संस्कृति बेसिकली क्या है, अ डिजिटल ब्रिज टू ट्राइबल हेरिटेज। हमारी जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, बेसिकली उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट किया गया है। क्रिएट करने का जो मोटिव है, ये आदि संस्कृति एक क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको क्रिएट करने का जो मोटिव है वो क्या, कि जो ट्राइबल नॉलेज है, ट्राइबल जो आर्ट है, ट्राइबल जो हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करना, इसको प्रमोट करना और इसको मोनेटाइज करना, ठीक है, जो ताकि ट्राइबल को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। तो यही है आदि संस्कृति। इसको हमारे ट्राइबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो है लॉन्च किया है। ओकेजन क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान। करा कहाँ था, नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर जो की फीचर है उसके अंदर तीन चीजें हैं। आदि विश्वविद्यालय, सारी चीज डिजिटल है, ठीक है, ऐसा ऑफलाइन नहीं है, सारी चीज डिजिटल है। आदि विश्वविद्यालय के अंदर जो है 45+ कोर्सेज हैं ट्राइबल लोगों के लिए। आदि संपदा, आदि संपदा के अंदर जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस हैं, वो यहाँ पे रिस्टोर्ड है। आदि हाट, आदि हाट जो ट्राइबल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ताकि इकोनॉमिक एम्पावर भी किया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, आदि संस्कृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है उसके अंदर है। आई होप समझ आ गया होगा। और यही सारी चीज थी, मोटिव था ट्राइबल पीपल को एम्पावर करने का और विकसित भारत क्रिएट करना है, तो इनको भी हमारी मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होना ही पड़ेगा। तो आई होप कि ये जो आर्टिकल था आदि संस्कृति का, ये अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा समुद्र प्रदक्षिणा। ये भी पीआईबी में आया है, समुद्र प्रदक्षिणा, ये रहा हमारा समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड में फर्स्ट एवर ऐसा प्रयास है जिसमें ट्राइलेटरल सर्विसेज की जो वुमेन है वो पूरे वर्ल्ड का जो है एक चक्कर काटेगी समुद्र से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा, कह रखा है इसको समुद्र प्रदक्षिणा। फ्लैग ऑफ हो चुका है 11 सितंबर को, हमारे राजनाथ सिंह जी ने करा है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। राजनाथ सिंह जी ने तो वर्चुअली करा है, हमारा साउथ ब्लॉक दिल्ली के अंदर थे, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ है कहाँ से, मुंबई से, गेटवे ऑफ इंडिया से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन मिशन है, जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रदक्षिणा। कितनी वुमेन रहेगी, 10 वुमेन रहेगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स से। कौन सा वेसल है, वेसल है इसका त्रिवेणी, आईएनएस त्रिवेणी। आईएनएस त्रिवेणी है वैसे, ये शायद आईएएसवी त्रिवेणी लिखा हुआ है, लेकिन आईएनएस त्रिवेणी है, देख लेंगे इसको, लेकिन है ये त्रिवेणी, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। वेसल है ये हमारा त्रिवेणी, आईएएसवी त्रिवेणी, इंडियन आर्मी, यही है आईएएसवी त्रिवेणी, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी, ठीक है। इंडिजीनियसली बिल्ट है। मिशन कितने मंथ का है, 9 मंथ का है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेंगे, डार्क पासेज हो गया, साउथ ओशन हो गया, सारी चीज को क्रॉस करेंगे। तो बस बेसिकली हमें यही याद रखना है, समुद्र प्रदक्षिणा क्या चीज है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, छोटे छोटे चीजें। क्योंकि इस ये जो हमारा सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, काफी सारी चीजें पीआईबी से थी और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो सबसे पहले जो सोलो मिशन करा था सरकम नेविगेशन का, वो करा था रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन ने, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंडिया में सोलो मिशन करा था दिलीप डोंडे ने। उसके यहाँ पे नॉन स्टॉप करा था अभिलाष टॉमी ने। उसके बाद अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था वो क्या, नेवी एक्सपेडिशन था, नाविका सागर परिक्रमा, नाविका सागर परिक्रमा, जिसमें ऑल वुमेन थी, लेकिन वो थी कहाँ से, नेवी से। उन्होंने जो वेसल यूज करा था वो था आईएनएसवी तारिणी, और इस बार जो करा है वो है त्रिवेणी, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। इस बार त्रिवेणी है, लास्ट टाइम करा था तारिणी। तो यही इंफॉर्मेशन है समुद्र प्रदक्षिणा से। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ये द हिंदू से है, फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी गोलाघाट असम में इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट जो है वो इनॉग्रेट करा है।
खुशी की बात यह है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट जीरो वेस्ट फैसिलिटी जो है, इथेनॉल प्रोड्यूसिंग जो है प्लांट है। वर्ल्ड का फर्स्ट है जीरो वेस्ट फैसिलिटी प्लांट। अब इससे होगा क्या, देखो इथेनॉल हमें पता है, हमारा E20 का जो है एक टारगेट है कि हमारे पेट्रोल के अंदर 20% जो है इथेनॉल हमें 2030 तक जो है मिक्स करना है। इससे होगा क्या, हम ऑयल का जो इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है, वो कहीं ना कहीं हम उसको सिक्योर कर लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी अपनी सिक्योर कर लेंगे। हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी फ्लोरिश करेगी, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अरब कंट्रीज के ऊपर तेल के लिए। तो यही था इसके अंदर। प्लस इसके साथ जो बैम्बू प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है गोलाघाट, असम के अंदर। तो आई होप कि ये जो आज के एडिटोरियल थे, आज के जो हमारे आर्टिकल थे, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ आ गए हों तो थैंक यू लिखना मत भूलना। आप कमेंट करना भूल जाते हो, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।